सब लोग आ गए क्या मीटिंग में, या कोई रहता है अभी? बायो वाले सब आ गए? यस, नो सर, बायो वाले रहते हैं मतलब। वेट करो थोड़ा। इतना लेट क्यों छूटता आपका? बायो की क्लास का क्या टाइम रहता है बेटा? टाइमिंग क्या रहता है बायो की क्लास का? 4:10 तक रहता है। आ गए बायोलॉजी वाले भी आ गए, चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को सबको? चलो ठीक है। मॉर्निंग में हम कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? यस, हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस जो होता है ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना, ये हमने देखा था। रेजिस्टेंस जो होता है आपका ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी के दो फैक्टर्स हमने देखे थे। एक तो वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर के अंदर, उतनी कम उसकी रेजिस्टिविटी होगी। इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था कॉपर का, है ना। जनरली कॉपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कॉपर, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है आपकी कंडक्टिविटी, है ना, 1/ρ हो जाती है आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, इसलिए कॉपर की जो होती है कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होने का कारण क्या है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ नोन एज योर कंडक्टेंस। ठीक है, 1/r को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, इसका सिंबल होता है G। ठीक है, और रेजिस्टिविटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है जो आपका टेम्परेचर होता है ना। ये भी बात हम कर चुके थे मेरे ख्याल से मॉर्निंग वाली क्लास में, कि अगर टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है ना, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो रेजिस्टिविटी कुल मिला के आपका जो है, ये दोनों फैक्टर्स मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मेटल्स के लिए आपका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी वेरी करता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टिविटी अफेक्ट करता है ना। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे। ये वाले पॉइंट सबको क्लियर हो गए थे एवरीवन?
ये पॉइंट तक सब लोग क्लियर थे बेटा? इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं था? बहुत बढ़िया। हाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ना। चलो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर पे ऐसे डिपेंड करता है, सपोज आपके पास एयर है ना, और एयर आपकी कैसी है? आइडियल गैस है। एयर इज़ योर आइडियल गैस। तो यहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हो, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो वहाँ से आपका प्रेशर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एयर का अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर भी इफेक्ट हो जाएगा अगर आइडियल गैस है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर इसलिए कह दिया जाता है, जनरली हम लोग टेम्परेचर टर्म ही यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेशर बच्चा अपने आप अंडरस्टूड रहता है कि अगर आइडियल गैस एयर यूज़ कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर प्रेशर को अफेक्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ से आप प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो, है ना। तो फिर ये थर्मोडायनेमिक्स में बात चली जाती है, और फिर आपका यहाँ से 11th क्लास स्टार्ट हो जाता है ना। ये थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में हम यहाँ से एंटर हो जाते हैं। तो वो तो खैर चलो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। इसके बाद जो आता है आपका, हाँ हमने क्या बात करी थी, जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, सुबह मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, हम वायर को स्ट्रेच कर रहे थे जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब एरिया इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है ना। अगर हमारे पास ऐसी कोई वायर है, सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल के बराबर। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब इसका एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मीन्स आई कैन राइट A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, है ना। ये कंसेप्ट हम यूज़ करते थे वॉल्यूम कंजर्वेशन का, जब हम वायर को स्ट्रेच करते थे बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते थे हम, है ना, वायर को जब स्ट्रेच करते थे। इसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एरिया को एलिमिनेट करने की कोशिश करी थी, है ना। सपोज करो आपकी वायर का मास जो है m के बराबर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पे मैंने मॉर्निंग क्लास आपका एंड किया था। सपोज आपका वायर का मास m के बराबर है, ठीक है, तो मैं मास को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, अगेन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल। जिस टाइप का आपका मटेरियल होगा उस हिसाब से आपकी डेंसिटी वेरी करेगी। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज़ अगेन योर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, ये आपकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री कैसी है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ जो है ये आपके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है, और डेंसिटी जो है वो आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मास को लिखा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये मेरा मास हो गया वायर का। ठीक है, अब मैं एरिया को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एरिया को मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एरिया को एलिमिनेट करना था रेजिस्टेंस के टर्म में से। रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए के बराबर, है ना। अब मुझे एरिया को एलिमिनेट करना था क्योंकि मुझे लेंथ के टर्म्स में रिलेशन लेके आना था, तो मैंने एरिया को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन, एरिया को मैंने लिख दिया m अपॉन डी इंटू एल। ठीक है, अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ मेरे को? ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि देखो डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मास आपका कांस्टेंट है, और रो भी आपका कांस्टेंट है ना। रो कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, मास। तो मैं रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूँ विच इज़ सम कांस्टेंट टाइम्स एल का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के लीनियरली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, है ना। तो R1 अपॉन R2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुबह जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ पे आपका जो परसेंटेज चेंज था बहुत ही थोड़ा था, है ना। डेट इज़ योर 0.2% का हमने चेंज किया था लेंथ में, है ना।
L2 की जो लेंथ में हमने चेंज किया था, कितना चेंज किया था, सिर्फ हमने 0.2% का चेंज किया था। R2/R1 मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हमने जो L2 की लेंथ में चेंज किया था वो बहुत ही छोटा सा चेंज था, विच इज़ 0.2%। तो यहाँ से मुझे L2 का वैल्यू कितना मिल गया था, विच इज़ 1.002 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन मुझे मिला था, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना था परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज का चेंज होता है वो ये होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, ये होता है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिकली इसको ओरली कैसे, मतलब अपने आप कैसे सॉल्व करोगे विदाउट एनी कैलकुलेटर। सपोज करो आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपके मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती है, जब आपको हाथ से कैलकुलेशन करना होता है विदाउट एनी कैलकुलेटर, है ना। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना ये ट्रिक बताई जाए। एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। और अगर आप ये ट्रिक थोड़ी सी जान जाओगे तो ये ट्रिक आपको बहुत जगह पे बेनिफिशियल होगी, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम ये सेम ट्रिक को यूज़ करेंगे, ठीक है। काफ़ी जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिक, है ना। तो एक बार हमें ये ट्रिक आ जाएगी तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इजीली वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो सब लोग इधर, इसको कैसे हम बाय हैंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे R2/R1 का मुझे वैल्यू मिल गया, सपोज करो ना। यहाँ पे अब बच्चे फंस जाते हैं और फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो इसको सॉल्व कर लेगा, नहीं तो आपको ट्रिक बताता हूँ वो लगाओ। जैसे कि 1.002 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 0.002, है ना, का होल स्क्वायर। L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास ये टर्म बचेगा, ठीक है। और नीचे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 को मैंने देखो इसको कैसे स्प्लिट किया, 1.002 को 1 + 0.002 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप सबने मैथमेटिक्स में एक्सपांशन करके एक चीज़ पढ़ा होगा, 1 + x का होल स्क्वायर अगर मुझे एक्सपांड करना है ना, 1 + x की पावर n। ये रिलेशन देखो, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत क्वेश्चंस में वैलिड रहता है। आप में इसी क्वेश्चन में नहीं, फिजिक्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको ये एक्सपांशन की ज़रूरत पड़ती है, 1 + x की पावर n। जब आपका x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है ना, यानी योर x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप इसको एक्सपांड कैसे कर सकते हो, ये जो आपका पावर होता है ये कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन राइट लाइक दिस 1 + n × x, ठीक है। दिस इज़ बाय एक्सपांशन, ठीक है। जनरली आपको क्वेश्चंस आते हैं इसी फॉर्मेट में, या तो आपको इस फॉर्मेट में रिजल्ट मिलेगा या तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा 1 - x की पावर n। और जब x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होगा तो आप अगेन एक्सपांशन लगा सकते हो, दैट इज़ 1 - nx, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए जब आप फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। इसको कहीं साइड में बॉक्स में बना लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके न्यूमेरिकल अप्रोच में, ठीक है। बहुत काम लगेंगे आप, तो ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे, 1 + x की पावर n, तो ये आपका हो जाएगा 1 + nx। nx मतलब 1 + 2 × 0.002। अब देखो काफ़ी क्वेश्चन आपका आराम हल्का हो गया ना। R2/R1 का वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया, है ना। तो अब आप R2/R1 के रेशियो को इजीली निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 0.004, तो ये हो जाएगा 1.004, ठीक है। R2/R1 हमें पता चल गया, पर हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है
R2 माइनस R1 अपॉन R1। तो मैंने क्या किया, अब आप दोनों जगह 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों जगह 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा अपॉन R1 विच इज़ इक्वल टू 0.004। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज का चेंज होगा, है ना। जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेजिस्टेंस में परसेंटेज का चेंज पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये आपका हो जाएगा 0.4%। तो इतना परसेंट आपका रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो अगर आप वायर के लेंथ को 0.2% से इंक्रीज करोगे, अगर आप वायर के लेंथ को 0.2% से इंक्रीज करोगे तो आपके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ जाएगा, 0.4% से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 0.4% से आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, समझ आया आपको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं कई बार। और बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, दो तरह से मिस्टेक हो जाती है। पहली मिस्टेक कहाँ पे होती है, पहली मिस्टेक या तो बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इसके बाद उनको अप्रोच समझ नहीं आता मैं क्या यूज़ करूँ, है ना, इतना करके छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है। या तो बच्चों को कंसेप्चुअल जिसको प्रॉब्लम आती है उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो इस एरिया को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो, है ना, एरिया को इस टर्म्स में लेके नहीं आ पा रहा हो। अगर ये पार्ट में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर बच्चा ये वाला पार्ट कर लेता है और यहाँ पे आके अटक जाता है, ये वाले स्टेप में आके अटक जाता है, तो यहाँ से फिर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो फिज़िक्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये वाली ट्रिक तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये ट्रिक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज़ योर इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी करके एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लेंथ का ऐसा रिलेशन पढ़ते हो, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, है ना। इस तरह से आपकी लेंथ में चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, है ना। तो वहाँ पे भी ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा जब होता है तब हम ये कंसेप्ट वहाँ भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत जगह पे वैलिड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स में आप देखोगे जहाँ पे कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, पहले तो हम ये देखते हैं, है ना। रेजिस्टेंस जो है आपका टेम्परेचर के साथ, अभी अभी हमने देखा रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जनरली जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है बिल्कुल ऐसा ही लीनियर होता है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। टेम्परेचर के साथ इसका इस तरह का वेरिएशन होता है ना। पर जनरली देखा गया है जो मटेरियल्स पे भी ये कुछ हद तक डिपेंड करता है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आप यही वाला इक्वेशन लगाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इसी इक्वेशन का यूज़ करें। लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में जिस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सब यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी में आपके जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करूं, अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हो, है ना, तो इस तरह से सपोज करो आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर का आपने क्या किया, सपोज करो इस कंडक्टर का आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, T से इंक्रीज़ करके कितना कर दिया, T प्लस dt तक ले गए। टेम्परेचर को T से कहाँ तक ले गए, T प्लस dt से ले गए। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर किया तो हमें पता है रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज़ करेगा। तो सपोज करो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ हो गया R प्लस डी आर,
छोटा सा आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो आपका रेजिस्टेंस का चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के। पहला पॉइंट तो ये, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका जितना होगा उसके ज़्यादा प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर में इंक्रीज़ करोगे उस पर भी वो डिपेंड करता है ना, कितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब ये इनिशियल रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप कॉपर का लोगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, है ना। आप सिल्वर लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, ब्रास लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा। तो ये मटेरियल टू मटेरियल आपका वेरी करेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है आपका, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। लेकिन जो आपका टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, ये किस तरह से बिहेव करता है कि जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, है ना, वो थर्मल एजिटेशन के कारण, है ना, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन होता क्या है कि उनमें कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट नहीं होने देते, है ना। जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को फास्टली ड्रिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्टर्स में, और अगर वो इजीली ड्रिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ, मतलब उस मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ, तभी वो इजीली मूव नहीं कर पा रहे। और उसके वजह सबसे मेन जो कारण है उसका यही है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जब हम हीट करते हैं मटेरियल का, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो थर्मल एजिटेशन की वजह से आपके लेटाइस वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर के अंदर, है ना, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते तो ज़्यादा फिर ये कोलाइड भी करने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता नहीं देते जाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोकते हैं। तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये मेन रीज़न है आपके रेजिस्टेंस के बढ़ने का, ठीक है। फिर इसको जब आप सॉल्व करते हो, ये दोनों इक्वेशंस को, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ योर स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू dt, ठीक है। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यू विल राइट लाइक दिस, dr इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स R0 इंटू dt, ठीक है। dr इज इक्वल टू R0 इंटू अल्फा टाइम्स dt, ठीक है। बात समझ आई आपको? तो इस तरह से ये रिलेशन निकलता है ना। तो ये R0 भी जो होता है आपका, ये वेरिएबल ही होता है क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको R लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, R0 से ज़्यादा अच्छा इसको मैं R लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है ना, ऐसा फिक्स नहीं रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है रेजिस्टेंस, है ना। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन किया तो मुझे ये रिलेशन मिला। फिर आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट मारोगे। थोड़े ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड लेवल में आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जेई में आपको इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं। सो dr अपॉन r आपका क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स dt के बराबर, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल और रेजिस्टेंस फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक और नया रिलेशन मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है ना, ये आपका जनरल इक्वेशन मैं कह सकता हूँ। जो आपका ये वाला इक्वेशन निकला है ना, पहला वाला, दैट इज़ योर r इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, दिस इज़ योर स्पेशल केस, दिस इज़ नॉट जनरल इक्वेशन, दिस इज़ योर स्पेशल केस। बट आपका जो NCERT है और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो सारा का सारा इस स्पेशल केस पे ही निर्भर करता है ना।
क्योंकि इसमें हम बहुत सारी कंडीशंस हमने लगाई हुई है। अब मैं आपको एक एक करके सारी कंडीशन बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंडीशंस हमने लगाई कि हमें ये वाला रिजल्ट मिला। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस लगाने के बाद वील गेट टू दिस रिजल्ट, तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये रिलेशन डायरेक्टली हमें याद है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस रिलेशन पे कौन कौन सी कंडीशंस लगी है, हमने जनरल इक्वेशन पे कौन कौन सी कंडीशंस लगाई हैं, तब जाके हमें वो रिलेशन मिला है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ना। सो दिस इज़ योर जनरलाइज्ड इक्वेशन। जनरल इक्वेशन वो नहीं है, जनरल इक्वेशन ये किसी भी आप मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी कंडीशन अभी तक हमने लगाई नहीं। दिस इज़ योर जनरल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए आप इस जनरल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। इसमें हमने कोई भी कंडीशन अभी तक अप्लाई नहीं करी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलो अब इस पे अलग अलग तरह की कंडीशंस लगाते हैं और देखते हैं इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पहले तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर कंडीशंस लगाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। dr अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln r विद इन द लिमिट्स फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल अल्फा टाइम्स dt। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट लाइक दिस टर्म ln ऑफ rf अपॉन ri which is equal to अल्फा इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू dt विद इन द लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल। अभी कोई भी कंडीशन हमने अप्लाई नहीं करी है ना, जनरल को जनरल इक्वेशन की तरह ही ट्रीट कर। अब जब आप ln को उस साइड लेके जाओगे तो वो आपका एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ rf इज इक्वल टू ri e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज अल्फा टाइम्स dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। ये आपका जनरल इक्वेशन है जो इंटीग्रेशन करके आया है। ठीक है, मतलब आपका एक्सपोनेंशियली देखो फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियली आपका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। जनरली आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। बात समझ आई? अब एक एक करके हम कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन इस इक्वेशन पे लगाने वाला हूँ। ये जो कंडीशन हमने निकाली है, इस इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ। हमने ये इक्वेशन डिराइव कर rf इज इक्वल टू ri e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन इज दैट when your alpha is constant, if alpha is equal to constant, अब ऐसा जरूरी नहीं है अल्फा आपका हमेशा ही कांस्टेंट हो, है ना, लेकिन जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका अल्फा कांस्टेंट दिया रहता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार कांस्टेंट हो। तो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो हम जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा? अल्फा आपका इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस, rf इज इक्वल टू ri, इफ़ योर अल्फा इज कांस्टेंट आई कैन राइट लाइक दिस, e की पावर अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट ri इंटू e की पावर अल्फा इंटू डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा t मतलब आपका t फाइनल माइनस t इनिशियल के बराबर हो। यू विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में इस पे क्या लगाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखना। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, है ना, इफ योर अल्फा dt इज वेरी वेरी लेस
सेकेंड कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देख. सेकेंड कंडीशन इज दैट इफ योर अल्फा इंटू डेल्टा टी इज वेरी लेस, बहुत छोटा है ना, ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, इज वेरी लेस, बहुत छोटी अगर ये वैल्यू है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फ़ा डी टी बहुत छोटा है मतलब 1 से बहुत छोटा है ना, अल्फ़ा डी टी का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बहुत छोटा है, मतलब 0.5, 0.3, 0.2 इस तरह से अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा डेल्टा टी का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर इतना छोटा आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. हम पहले इसका एक्सपांशन करेंगे. देखो आर एफ इज इक्वल टू आर आई, और ई की पावर एक्स का एक्सपांशन क्या होता है, ई की पावर एक्स को आप एक्सपांशन जानते हो सब लोग. ई की पावर एक्स को एक्सपांड करके हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ई की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इस तरह से आप इसको एक्सपांशन करते हो है ना. ई की पावर एक्स का एक्सपांशन जब आप करोगे क्या होता है बताओ, 1 प्लस एक्स, ऐसे ही होता है ना एक्सपांशन. ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, और बहुत बड़ी टर्म्स आती है आगे, प्लस डॉट 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 है ना, बहुत सारी टर्म्स आती है आगे. लेकिन हमें पता है ना, बाइनोमियल थ्योरम आप सबने पढ़ रखा है ना, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ई की पावर एक्स को हमने एक्सपांड किया. तो अब अल्फ़ा डेल्टा टी जो है आपका बहुत छोटा है, मतलब मैं हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. अगर अल्फ़ा डेल्टा टी को सपोज करो एक्स मान लो आप, ठीक है, तो अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, हायर ऑर्डर टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड करके लिखा, ई की पावर एक्स को एक्सपांड किया, तो फिर इसको मैंने लिखा, क्या लिखा, आर एफ इज इक्वल टू आर आई, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा डेल्टा टी. ठीक है, अब ये आपका रिलेशन आया वो वाला, दो कंडीशंस लगाने के बाद. ये रिलेशन आप लोग यूज़ करते हो अपने एनसीईआरटी में, बात समझ आ रही है. एनसीईआरटी में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पे आप ये रिलेशन यूज़ करते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हो. लेकिन अगर बड़े ध्यान से गौर करो तो ये रिलेशन दो एजम्पशंस के बेसिस पे आया है. पहला एजम्पशन तो हमने क्या लिया है कि हमारा अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, दिस इज़ अवर फर्स्ट एजम्पशन. और सेकंड एजम्पशन हमने ये लिया है कि अल्फ़ा डेल्टा टी का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है. दो एजम्पशंस लेने के बाद हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो गया लीनियर फंक्शन में. देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा वाला चेंज आया है ना. तो अभी तक आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल में घूम रहा था, अब जैसे ही आपने दो एजम्पशंस लगाए, पहला एजम्पशन क्या है, ये एजम्पशन आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एजम्पशन पे आते हैं. मैं बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई की और नीट की बात कर रहा हूँ अभी. तो अल्फ़ा अगर आपका कांस्टेंट है, पहला एजम्पशन तो ये. दूसरा एजम्पशन ये है कि अल्फ़ा डेल्टा टी इज़ वेरी लेस देन 1. देन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? बहुत गहरी सी बात है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, वो ये कंडीशन को याद नहीं रखते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रख के चले जाते हैं एग्ज़ाम में. और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको पता ही है, छोटी छोटी कंडीशंस पे फ्रेम हो जाता है. अगर आपको कंडीशन नहीं पता रहेगी तो इस फॉर्मूला का कोई फिर मीनिंग नहीं रह जाएगा. हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप इजीली करेक्ट कर लोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर आप अटक जाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे असर्शन रीजनिंग बन सकते हैं कि ग्राफ का बिहेवियर एक्सपोनेंशियल से लीनियर कैसे कन्वर्ट हुआ है ना, उसके पीछे उसका क्या कारण था. यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल का टर्म आ रहा था, आपने उसको लीनियर कैसे वेरी करवा दिया. तो तरह तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस कंसेप्ट पे.
इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जनरल इक्वेशन और स्पेशल केस में क्या फ़र्क है ना। तो जनरल इक्वेशन हमने बहुत बेसिक से डिराइव किया है, और स्पेशल केस जो है वो आपको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। क्या मेरी बात आप समझ गए? आओ एक दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सर, समझ नहीं आया। बेटा लेट आओगे तो कैसे समझ आएगा? क्यों लेट आया फिर से? लेट आओगे तो कैसे समझ आएगा बताओ? किसको किसको समझ नहीं आया बताओ मेरे को। कौन कौन से बच्चे जिनको नहीं समझ आया बेटा? हाँ, वाईफाई हमारा चालू थी हो तो बेटा पूरी कहानी ख़त्म हो गई, पूरी रामायण ख़त्म हो गई। बाद में आप पूछोगे राम कौन थी, तो मैं कैसे बताऊंगा राम कौन थी? बाद में पूछेगा सीता कौन था, राम कौन थे? सीता कौन था और राम कौन थी? उल्टा बोला। उल्टा बोल दिया? मैंने तो सीधा ही बोला बेटा। जिसने रामायण पढ़ी नहीं है उसको पता ही नहीं है कि राम मेल है कि फीमेल है। उसको कैसे पता है फीमेल है कि मेल? ठीक है ना, तो रामायण खत्म हो गई है, मेल फीमेल नहीं पता। चलो आ जाओ इधर। क्या फिर से रिपीट करो क्या कहानी? बेटा इतना भी बुरा नहीं समझाया है। चलो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, एक दो सवाल करते अपने आप समझ आ जाएगा कैसे इसको अप्लाई करना। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक सवाल करते इस पे, चलो। सपोज करो आपको एक कंडक्टर दिया है, अब मैं आपको डेटा देता हूँ, आप उससे एनालाइज करो कि आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करोगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेटा के बेस पे हमें एनालिसिस करना आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा केस लगेगा। तो सपोज करो हमें एक कंडक्टर दिया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज़ योर कंडक्टर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको गिवन है विच इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका कितना गिवन है? दैट इज योर 7.6 माइक्रो ओम। ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। और कितने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है ये? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आपको गिवन है। इफ द अल्फा ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल इज 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, अल्फा का वैल्यू देखो कितना छोटा है ना। डेटा से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। इफ अल्फा इज 0.005 per degree centigrade, then estimate the resistance in ohm per 2 kilometer when its temperature is 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पर 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर का मतलब उसने आपको वायर का लेंथ दे दिया है, इस तरह से वो वायर का लेंथ आपको दे रहा है। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया आपकी वायर का लेंथ हो गया 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर उसने आपको वायर का लेंथ दे दिया। ठीक है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा केस लगाओगे? पहले तो आप क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई करो। है ना, अभी ये ध्यान रखो कि आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं हम? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रो।
आपकी रेजिस्टिविटी। क्या आप इस बात को समझते हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द अनदर नेम ऑफ योर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है आपको? रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज अनदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपको गिवन है मटेरियल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन। लेंथ हमें पता है वायर का, कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें पता है, तो हम आर नॉट का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप पहले कंडीशन चेक करो। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन हमने चेक करी, क्या हमारा अल्फा कांस्टेंट है? तो यस, हमारा अल्फा जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये, क्या हमारा अल्फा इंटू डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है, क्या वो 1 से बहुत छोटा है? यू हैव टू चेक दीज बोथ कंडीशंस। तो अल्फा इंटू डेल्टा टी आपका कितना हो गया यहाँ पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो जब आप अल्फा को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 से बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा। ये तो सही बात है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है। तो दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही। जब आपकी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद ही आप ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, NCERT लेवल की, तो वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होती। लेकिन अगर मैं जेई की बात करूँ या फिर नीट की बात करूँ, तो वहाँ पे ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो बच्चों को आदत पड़ जाती है कि हमेशा ये इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, ये कंडीशन को भूल जाते। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब वो ये कंडीशन को भूल जाते, और जब वो ये कंडीशन को याद रखते हैं तो वो इस वाले क्वेश्चंस को भी क्रैक कर जाते। तो बात ले दे के सारी वहीं पे आती है कि आपको वो कंडीशन पता है कि नहीं पता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, सिंपली हमने इक्वेशन अप्लाई कर दिया और हमें RT का वैल्यू मिल जाएगा। R नॉट का वैल्यू हमें पता ही है, यहाँ डेटा आप पुट कर दो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सब कुछ हमें पता है। ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन। सिंपली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल। देखो, क्वेश्चन ये वाला बच्चा भी करेगा जो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएगा, उसका भी आंसर सही आएगा, और जो कंडीशन चेक करके लगाएगा उसका भी आंसर सही आएगा। लेकिन सेटिस्फेक्शन किस बच्चे को होगा? जिसने कंडीशन चेक किया है, क्योंकि उसे पता है कि ये 100% राइट है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके जाएगा और ये वाला अप्लाई कर देगा, वो आंसर में हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेगा कि मेरा कंडीशन मैंने चेक नहीं किया है, तो मैंने फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगा दिया है, अब राइट होगा कि रॉन्ग होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो दिक्कत वहाँ पे आ जाती है ना। आंसर दोनों बच्चे का सेम आएगा, जो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएगा उसका भी सेम आएगा, जो कंडीशन को चेक करके लगाएगा उसका भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल यही होगा कि हम कंडीशन को हर बार चेक करें। हम ऐसी आदत डालें कि कंडीशन को चेक कर लें एक बार, क्योंकि हो सकता है नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जेई में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। एक और एग्जांपल करते हैं, चलो। जनरली तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए। सपोज करो एक टंगस्टन का फिलामेंट आपको दिया हुआ है। जनरली ये फिलामेंट हम बल्ब में यूज़ करते हैं ना। बल्ब में जो आपका फिलामेंट यूज़ होता है ये टंगस्टन का बना होता है ना, और बहुत ही हॉट हो जाता है। ये जो फिलामेंट होता है बहुत रेड हॉट हो जाता है, इसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो करता है ना। तो ये फिलामेंट जो है बल्ब के अंदर, इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इतने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस कितना है? 133 ओम्स। देखो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस।
जनरली बल्ब में हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसलिए हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, जो हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर सके और हाई रेजिस्टेंस भी जिसका हो। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपका पावर जनरेट होगा, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट होगी, है ना। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हीट एनर्जी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी उतना बल्ब आपका बढ़िया से ग्लो करेगा, ठीक है, बल्ब आपका बढ़िया से ग्लो करेगा। तो इसलिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वाई टंगस्टन मटेरियल इज़ यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है। तो टंगस्टन मटेरियल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, देखो 133 ओम, ठीक है, इतने टेम्परेचर। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ गिवन टू यू, अगेन आपको अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट का वैल्यू आपको गिवन है विच इज़ 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू कितना है 0.0045, ठीक है। अब आप वापस से कंडीशन चेक करोगे, पहली कंडीशन तो ये, क्या हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट है, यस हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट। सेकेंड कंडीशन इज दैट क्या हमारा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, यस, तो वो भी लेस देन 1 है क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू बहुत छोटा है। जब आप इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करोगे विच इज़ 500 माइनस 150 कितना हो जाएगा 350, 350 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को तो वो ऑब्वियसली लेस देन 1 ही आए, बहुत छोटा टर्म। दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन विच इज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ आने लग गया होगा आपको, है ना। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो, इस कंसेप्ट पे इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, यस सर। ठीक है। एक एग्जांपल आप चाहो तो खुद से कर लो, मैं ज़्यादा तो नहीं इस पे कराऊंगा क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं इस पे, है ना। चलो एक अल्फ़ा आपका वेरिएबल वाला कर लेते हैं ना। सपोज करो आपकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल है ना, सेम वाले तो बहुत कर लिए। सपोज करो एक क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं। सपोज करो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपकी रेजिस्टिविटी जो है अल्फा पे डिपेंडेंट। सपोज योर रेजिस्टिविटी इज गिवन लाइक दिस, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम्स एक्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर, एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टिविटी इस तरह से वेरी कर रही है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस when your length of conductor is L and area of cross section is A, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A दिया है और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना दिया है, L दिया। इस कंडीशन में आपको निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हम तब लिखते हैं जब हमारी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, R इज इक्वल टू रो टाइम्स एल बाई ए। अब ये ऐसा खतरनाक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो रही, और रेजिस्टिविटी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, अल्फा और एक्स का फंक्शन, है ना। तो एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू x1 रखोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, x की वैल्यू x2 रखोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, x की वैल्यू x3 पुट करोगे
तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपकी रेजिस्टिविटी में चेंज होता जाएगा। तो मैं छोटा सा रेजिस्टेंस पहले डिफाइन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा x जो है वो वेरिएबल है। तो छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इंटू डी एक्स अपॉन ए, रो इंटू डी एक्स अपॉन, ये मेरा छोटा सा रेजिस्टेंस हो। अब रो की वैल्यू मुझे पता है, रो की वैल्यू क्या है मेरी, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू डी अपॉन ए। अब ये तो अच्छी बात है, हमारा ये सब कांस्टेंट है, हमारा अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा भी मान लो वेरिएबल होता तो फिर आपको इस थोड़ा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। ये तो अच्छी बात है कि ये सब कांस्टेंट पैरामीटर्स है, अल्फा भी हमारा कांस्टेंट है। अगर अल्फा भी सपोज करो किसी का फंक्शन होता, एक्स का फंक्शन होता, तो ये इक्वेशन आपकी और बड़ी हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो रो नॉट हमारा कांस्टेंट है, एरिया भी हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर देंगे 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 0 टू l। ठीक है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, फ्रॉम 0 टू l। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगा इस मटेरियल का। ठीक है, तो जैसे ही आपको रेजिस्टेंस पता चला इस मटेरियल का, विच इज़ रो नॉट अपॉन है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ब्रैकेट में आएगा l प्लस 1/2 अल्फा इंटू एल स्क्वायर, दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सपोज करो उसने आपको इसमें कंडीशन डाल दी कि बेटा अब हमने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपके रेजिस्टेंस में चेंज आना स्टार्ट हुआ, तो बताओ इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पे सवाल आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ से वो इसको कंटिन्यू भी करा सकता है, यहाँ से वो ऐसा बोलेगा कि अब मैंने इसको हीट करना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, अब बताओ आपके टेम्परेचर की चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर आपको अपनी दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या हमारा अल्फ़ा कांस्टेंट है, क्या हमारा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। अगर है तो हम डायरेक्टली वो इक्वेशन लगा देंगे, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब आर नॉट का वैल्यू सपोज करो आपका ये आया, विच इज़ रो नॉट ए अपॉन ए एल प्लस हाफ ए अल्फ़ा एल स्क्वायर। तो आर टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जितने भी टेम्परेचर पे आपको पूछा हो, 100 डिग्री पे पूछा हो, 500 डिग्री पे पूछा हो, जितने भी डिग्री पे पूछा हो, आपको अल्फ़ा का वैल्यू गिवन, आप यहाँ से कैलकुलेट उसको कर सकते हो। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? यस, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अब आपसे। एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक टॉपिक आपका डिलीट हो गया, दैट इज योर कलर कोड, है ना, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, अगर आपको पता हो तो। कलर कोड वाला जो है कार्बन रेजिस्टर का, वो टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये वाला पढ़ाया इसलिए था उस टाइम पे क्योंकि नीट जेई का पता नहीं ना उसमें से डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। उसमें तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है डिलीट, है ना। कलर कोड वाला टॉपिक उसमें से डिलीट नहीं हुआ है, आपके बोर्ड में से डिलीट हो गया है ना। नीट जेई का पता नहीं, वहाँ पे डिलीट नहीं हुआ ये वाला टॉपिक। जेई में नहीं है क्या? जेई में है ये। जेई में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ जाता है, मतलब चांसेस कम है लेकिन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक डिलीट कर दी, चांसेस आर रेयर बट स्टिल दे कैन आस्क। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जेई में नहीं आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है ये, 5 मिनट में आप इसको समझ जाओगे। आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर के कलर कोड दे सकते हो। ठीक है, दैट इज़ योर, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन,
वेरी गुड वाइब। ठीक है, अब इसकी कोडिंग दी होती है इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इस तरह से इसको हम ऐसे कोडिंग दे देते हैं 0 to 9। ठीक है, और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, है ना, वायलेट। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पे कैसा आता है, सपोज करो आपको ऐसा एक कंडक्टर दिया, क्वेश्चन देखो आपको आइडिया लग जाएगा। और कंडक्टर पे आपको इस तरह के बैंड्स दे दिए अलग अलग, जैसे पहला बैंड हो गया आपका ब्राउन कलर का, दूसरा बैंड आपको दे दिया वायलेट कलर का, तीसरा बैंड आपको दे दिया येलो कलर का, और लास्ट में आपको बैंड दे दिया गोल्ड का। तो इसकी कोडिंग कैसे करते हैं देखो, तो पहला आपका ब्राउन है ना, तो ब्राउन के लिए आप क्या लिखोगे 1। ये आपका ब्लैक होता है, फर्स्ट आपको याद रखना है पहला वाला हमेशा ब्लैक होता है, क्योंकि दोनों के लिए बी आ रहा है। पहला वाला ब्लैक है, ये वाला आपका ब्राउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला स्ट्रिप जो है ब्राउन का है, तो मैं लिखूंगा 1। दूसरा स्ट्रिप जो है आपका वायलेट का, तो वायलेट का कोडिंग देखो क्या है 7, तो मैंने लिखा 7। फिर तीसरा जो बैंड होगा वो आपका मल्टीप्लायर होता है, मतलब उसको मैं इस तरह से लिखूंगा इंटू 10 की पावर, मल्टीप्लायर को हमेशा इंटू 10 की पावर लिखेंगे। 10 की पावर क्या लिखेंगे, येलो है तो येलो का देख लो क्या पावर है, येलो का पावर है 4, तो मैंने लिखा 10 की पावर 4। ये हो गया आपका ओम में, रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में होता है, ओम्स। अब आपका गोल्ड लगा है ना, गोल्ड लगा या सिल्वर लगा है, तो गोल्ड का टॉलरेंस होता है कुछ, गोल्ड का टॉलरेंस होता है प्लस और माइनस 5%। गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, प्लस और माइनस 5%। तो ये आपका रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया इस रेजिस्टर का। इस तरह से हम अलग अलग कलर कोड्स के रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार आपको इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बोर्ड में आपका सिलेबस डिलीटेड है, लेकिन जेई और नीट में शायद पूछा जाए इस पे क्वेश्चन, है ना। वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहो कि आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, सपोज करो 3700 ओम्स प्लस और माइनस 10%, और बोला कि इसका कलर कोड लिखो, क्या होगा, इसका कलर कोड क्या होगा। सो 3 पे देखो कौन सा बैंड है, 3 पे देख लो कौन सा बैंड है आपका, ऑरेंज है, तो इसका कलर कोड इस तरह से बनेगा। तो आपको ऐसा एक रेजिस्टर बनाना पड़ेगा और उस पर एक कलर कोड लगा दोगे। पहला लगा दोगे आप ऑरेंज, फिर 7 का कौन सा नंबर है, देखो 7 पे कौन से कलर का बैंड है, तो 7 पे आपका वायलेट, तो सेकेंड वाला कलर आपका वायलेट का हो जाएगा। फिर अभी 0 कितने आ रहे हैं मल्टीप्लायर में, 10 की पावर 2 आ रहे हैं ना, है ना। 10 की पावर 2 किस लिए हो जाएगा आपका, 10 की पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 2 के लिए आपका हो जाएगा रेड, तो थर्ड बैंड जो आ जाएगा आपका रेड कलर का आ जाएगा।
10 की पावर 2 आ रहा है ना मल्टीप्लायर में, तो थर्ड वाला बैंड आपका रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा, अब आपको टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, प्लस और माइनस 10%। तो हमेशा याद रखो 10% जो टॉलरेंस होता है वो सिल्वर का होता है ना। तो लास्ट वाला बैंड आपका सिल्वर का आ जाएगा। आपको दो ही याद रखने, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर के लिए टॉलरेंस आपका 10% का होता है, और जो गोल्ड के लिए आपका टॉलरेंस होता है वो 5% का होता है। ठीक है, जनरली सिल्वर और गोल्ड ही वो पूछता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो सिल्वर का टॉलरेंस 10% और गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है, प्लस और माइनस 5%। इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हो। बात समझ गए? हाँ, एक 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, मितेश सैनी इज़ वेरी राइट, और एक 2017 में आया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आया तो हुआ है ना, तो कहने का मतलब है रिस्क फैक्टर हम क्यों ले, जब इतनी सिंपल सी चीज़ से आपको 4 नंबर मिल रहे हैं तो आप रिस्क लेके क्यों चल रहे हो। अब इसको याद रखना, कोई इतना अफलातून काम तो है नहीं जो आपके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर मैंने कोई पहाड़ फेंक दिया और आप उसको लर्न नहीं कर पा रहे हो। तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, और एग्ज़ाम में बाई चांस क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सिंपली कोडिंग ही करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद तो आप जानते ही हो क्या करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा कलर कोडिंग वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, कई बार क्वेश्चन करंट डेंसिटी पे आ जाते हैं ना, चांसेस रहते हैं। करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया। करंट डेंसिटी जो होता है वो डिफाइन करते हैं हम करंट पर यूनिट एरिया, है ना। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता, तो आप देख लो। करंट डेंसिटी जो होता है आपका, इसको हम J से डिनोट करते हैं, विच इज़ योर करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो एरिया लेना है उसका बहुत ध्यान रखना है। एरिया हमेशा आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके नॉर्मल होना चाहिए। जैसे सपोज करो ये वायर है मेरे पास, और इसमें आपका करंट ऐसे बह रहा है, आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट इज नॉर्मल टू द एरिया। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज, मतलब करंट जो है एरिया के परपेंडिकुलर है ना। एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करंट का डायरेक्शन और एरिया का देखो, ये आपका एरिया है और इस तरफ से आपका करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप करंट डेंसिटी निकालते हो तो वो वाला एरिया लोगे। जनरली हम इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर आपका ये आ जाए। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। कई बार वो क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देते हैं, है ना। इस तरह से आपको सपोज करो दे देते हैं, ठीक है। मैंने वापस से वही वायर बना दिया। एरिया में वो लोग क्या चेंज करते हैं, जैसे सपोज करो पहले आपका एरिया इस तरह से था और आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो आपने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया J इज इक्वल टू I अपॉन ए। अब उन्होंने क्या किया, एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरह से। एरिया को आपको सपोज करो टिल्ट कर दिया, और आपको एंगल भी दे दिया उसने। सपोज करो मैंने एरिया को टिल्ट कर दिया 60 डिग्री। अब आपको बोला गया करंट की डायरेक्शन को सेम रखा, लेकिन एरिया को टिल्ट कर दिया 60 डिग्री पे फ्रॉम द ओरिजिनल एरिया। तो अब आपका करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो अब आप इस एरिया के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, लेकिन आप वो वाला कंपोनेंट लोगे जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट। तो इस एरिया का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, A cos 60।
ठीक है, तो ये वाला एरिया आप इधर सब्सटीट्यूट करोगे टू फाइंड द करंट डेंसिटी विच इज I अपॉन A cos 60। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है मेंस में एक बार, और बच्चों ने गड़बड़ क्या करी थी, उन्होंने डायरेक्टली एरिया का वैल्यू पुट कर दिया था। ये वाला एरिया उन्हें गिवन था, सपोज करो 5 मीटर स्क्वायर, लेकिन उन्हें कौन सा एरिया पुट करना था, 5 cos 60 वाला एरिया पुट करना था, है ना। सॉरी, ये एरिया आपको गिवन था 5 मीटर स्क्वायर, ये ब्लू वाला एरिया आपको गिवन था 5 मीटर स्क्वायर, और आपको कौन सा एरिया पुट करना था, 5 cos 60 वाला कंपोनेंट लेना था, क्योंकि वो करंट के नॉर्मल है ना। तो 5 cos 60 मतलब आपका हो जाएगा 2.5, और करंट का वैल्यू दिया हुआ था 1 एम्पियर। तो वहाँ से बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने डायरेक्टली एरिया का जो है यही वाला पुट कर दिया था इक्वेशन। तो इसलिए करंट डेंसिटी पे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यहाँ पे आपको एरिया का हमेशा ध्यान रखना है, एरिया का हमेशा आप ध्यान रखोगे जब भी आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए जो जो पूछे गए थे। इसके बाद फिर हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और पैरेलल स्टार्ट हो जाता है ना। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है, तरह तरह के नेटवर्क्स फॉर्मेशन होते हैं, फिर बैटरी और किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ, ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब वो वाला सेक्शन हमारा रहता है, अब वो हम फिर मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है हम कल मॉर्निंग से इसको कंटिन्यू करेंगे। और बाकी सब कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई हो तो बता दो। एवरीथिंग इज ओके? नो डाउट। चलो, यस सर। अरे तो क्लास को एंड कर दे आज, या और पढ़ना है? अभी पढ़ना है तो बताओ, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बताओ। चलो ठीक है। अच्छा, घर पे प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चालू रखो, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ दो। जैसे आज जो कंसेप्ट पढ़ा है इसके क्वेश्चंस आज ही प्रैक्टिस कर लो, तो वो आपका कंसेप्ट पूरा पक्का हो जाएगा ना। तो वो प्रैक्टिस आपको साइड बाय साइड चालू रखनी है ना। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल मॉर्निंग में मिलते हैं अपन। थैंक यू सर। बाय सर।